हेलो एवरीवन। हम लोग जो है ना सॉलिड्स के बारे में देख रहे थे। लास्ट क्लास में जो है मैंने सॉलिड का क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था और वह जो क्लासिफिकेशन था ना वह सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर था, जिसमें दो टाइप्स हम लोगों ने देखा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। उसमें जो है दोनों के प्रॉपर्टीज को मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में क्या अंतर है। ब्रीफ में एक बार मैं बताता हूँ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या था कि जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे ना उनका एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता था थ्री डायमेंशनल स्पेस में, जो कि एक डेफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाता था। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कोई भी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं होता था। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता था पार्टिकल्स का वह लॉन्ग रेंज ऑर्डर था, शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी हो सकता था, लेकिन एमॉर्फस में कोई ऑर्डर नहीं होता था। रेयरली यदि ऑर्डर होगा भी एमॉर्फस सॉलिड में तो वह शॉर्ट रेंज ऑर्डर ही हो सकता है, एमॉर्फस सॉलिड में कभी लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं हो सकता है। फिर मैंने बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट करता है। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड का सरफेस स्मूथ होता है, इजीली क्लीन किया जा सकता है, जबकि इसका रफ सरफेस होता है कट करने के बाद एमॉर्फस सॉलिड का। फिर बताया था मैंने कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है डेफिनिट होता है, जबकि एमॉर्फस का जो है डेफिनिट नहीं होता है। उसके बाद क्रिस्टलाइन को हम लोग ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं और एमॉर्फस को स्यूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक। तो ये सारे प्रॉपर्टीज को मैंने जो है अच्छे से डिटेल किया था, एक्सप्लेन किया था। अब आगे हम लोग जो है ना सो क्लासिफिकेशन देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। और अब जो आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन है वह किस बेसिस पे है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर, कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनके बीच किस प्रकार का फोर्स ऑपरेट होता है, इसके आधार पे आगे क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन की बात यदि हम लोग करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो ये चार टाइप के होते हैं। सबसे पहला हम लोग लिखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरा हो जाएगा आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स। तीसरा नंबर हो जाएगा मेटेलिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स। और लास्ट में जो है कोवेलेंट सॉलिड्स, या इसी को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, कोवेलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड्स ऐसा। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन है फर्दर। शुरू में देखो सॉलिड स्टार्टिंग में दो टाइप का, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस। एमॉर्फस के बारे में हम लोग को कोई डिस्कशन नहीं करना है, क्रिस्टलाइन के बारे में डिस्कशन करना है कि आगे चार टाइप का है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड। अब हम लोग जो है इस चारों को एक एक करके डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करते हैं हम लोग। तो देखो इसका नाम से ही स्पष्ट है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब हुआ कि एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर आयंस भी हो सकते हैं, जिनसे वह मिलकर के बना हुआ है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कहने का मतलब कि वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर नोबल गैस के एटम्स होंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन वगैरह। तो molecular solids are those crystalline solids whose constituent particles are molecules or the atoms of noble gases which are held together by van der Waals forces। मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड का आगे जो है फिर से लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तीन कैटेगरी का होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीन टाइप का। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब ऐसे सॉलिड जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो या फिर नोबल गैस के एटम्स हो। अब इसमें से जो पहला कैटेगरी है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो देखो इसका क्या हो गया कि उस प्रकार का मॉलिक्यूलर सॉलिड जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए हैं।
तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए सॉलिड को हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एग्जांपल की बात करें हम लोग तो आयोडीन I2, या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं, या फिर सॉलिड नोबल गैस हो सकता है, सॉलिड हीलियम ले सकते हैं, सॉलिड आर्गन ले सकते हो, सॉलिड क्रिप्टन ले सकते हो, ये सभी। तो यदि ये सभी चीज जो है सॉलिड के फॉर्म में है तो ऐसे सॉलिड को हम लोग जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो या फिर नोबल गैस के कोई एटम्स हो। ये हुआ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का नेचर। अब हम लोग बात करें कि ये पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स किस नेचर के होते हैं। तो देखो इजली है, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच हमेशा लगता है वैन डर वाल्स फोर्स, और वैन डर वाल्स फोर्स में भी कौन सा फोर्स ऑपरेट होता है तो डिस्पर्सन फोर्स। डिस्पर्सन फोर्स या इसी को हम लोग लंदन फोर्स वगैरह भी बोलते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स whose constituent particles are non-polar molecules or the atoms of noble gases which are held together by dispersion forces। चूंकि लगने वाला फोर्स भी काफी वीक है इस केस में, तो ये सारे सॉलिड जो होते हैं ना जनरली सॉफ्ट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह काफी कम होता है ये सारे सॉलिड्स का। अब बात करें हम लोग पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब वैसे सॉलिड जो पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए इसमें कौन कौन सा आ गया, तो जैसे मान लें हम लोग सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड पोलर है, सॉलिड हाइड्रोजन क्लोराइड, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल ले सकते हैं, सॉलिड हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सभी यदि सॉलिड फॉर्म में रहेंगे तो पोलर है, और सॉलिड के फॉर्म में है तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये हुआ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का नेचर। अब कि इनके बीच जो है किस प्रकार का बॉन्ड बनेगा, तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स ऑपरेट होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑपरेट होता है वह होता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। सो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स whose constituent particles are polar molecules which are held together by dipole dipole interaction। बचा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, नाम से स्पष्ट है कि उस प्रकार के मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हो हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का ना कंडीशन होता है, कोई भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। नाम से यह स्पष्ट है, हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला है। तो वह हाइड्रोजन बॉन्ड वही कंपाउंड बना सकता है जिसमें सबसे पहला कंडीशन क्या हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन तो बहुत सारे कंपाउंड में होते हैं, क्या सभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो नहीं, ऐसा नहीं है। वही कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है जिसमें हाइड्रोजन हो और यह हाइड्रोजन पहले से कोई स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो। जैसे हाइड्रोजन मान लो या तो फ्लोरीन से जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोजन या तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो। तो यदि किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो वैसा ही कंपाउंड या वैसा ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कैपेबल होते हैं। अब इसमें से भी बोलोगे कि सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, तो यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। हाइड्रोजन तो तीनों जगह सेम है ना, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे अधिक आएगा। इसलिए जो फ्लोरीन हाइड्रोजन है ना यह सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इससे कम ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला, और सबसे कमजोर बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल मतलब उस टाइप के मॉलिक्यूल या उस टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिनके मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हो। एग्जांपल की बात करें हम लोग तो सॉलिड H2O जिसको हम लोग आइस भी बोलते हैं, उसी प्रकार से सॉलिड हाइड्रोजन फ्लोराइड, सॉलिड अमोनिया, ऐसे। तो ये सभी सब्सटेंस यदि सॉलिड फॉर्म में हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे, इसलिए सारे सॉलिड्स को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड बोल सकते हैं। अब इन तीनों के प्रॉपर्टीज को यदि एक बार एक्सप्लेन किया जाए कंपैरिजन करके, तो देखो यहाँ जो फोर्स लगा हुआ है डिस्पर्सन फोर्स, यहाँ जो लगा हुआ है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, और यहाँ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हुआ वह हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो डिस्पर्सन फोर्स से मजबूत होता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन और इससे मजबूत होता है हाइड्रोजन बॉन्ड।
क्या बताया मैंने कि डिस्पर्सन फोर्स से मजबूत हुआ डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, और डायपोल डायपोल इंटरैक्शन से भी मजबूत होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑब्वियसली जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे सब्सटेंस का हार्डनेस बढ़ेगा, वैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज थे नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स का, जो कि एक टाइप है किनका, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। अब सेकेंड एग्जांपल की बात करें हम लोग इसमें, तो अगला एग्जांपल इसमें आता है आयनिक सॉलिड का। आयनिक सॉलिड का सेकेंड नाम आयनिक सॉलिड। तो देखो आयनिक सॉलिड वगैरह जो है ना बहुत डिटेल से जो है इसको हम लोगों ने कंसीडर किया है। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है हम लोग देखे हैं आयनिक बॉन्ड और आयनिक सॉलिड्स का। तो यदि यहाँ हम लोग बात करें तो देखो दो ही चीज हम लोग को देखना है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है इसमें और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स किस प्रकार का है। तो दोनों को यहाँ हेडिंग में लिखा हुआ है आयनिक सॉलिड, मतलब इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे आयंस। आयंस मतलब दो, केटायन और एनायन, ऐसा केटायन और एनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव माने केटायन और एनायन से मिल करके बने हुए सॉलिड को हम लोग बोलेंगे आयनिक सॉलिड। अपोजिटली चार्ज आयंस है तो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच जो है कौन सा फोर्स ऑपरेट करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ऐसा तो इसका भी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि आयनिक सॉलिड्स आर दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, that is cations and anions which are held together by a strong electrostatic force of attraction or ionic bond। अब बात करें हम लोग आयनिक सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज का, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको एक एक करके जो है हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, अभी शॉर्ट में मैं बताता हूँ। सबसे पहला बात कि जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं ना, आयनिक सॉलिड्स तो लगा ही हुआ है, मतलब सभी के सभी सॉलिड्स ही होंगे। ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मतलब जिसका फिक्स्ड शेप होगा, फिक्स्ड स्ट्रक्चर होगा। किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा ना, ये सब चीज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। जैसे NaCl आयनिक कंपाउंड है, NaCl का फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर होता है इस बात को डिस्कशन जो है हम लोग करेंगे इसी चैप्टर में। तो पहला कि ऑल द आयनिक सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विद क्लोज पैक्ड लैटिसेस, सबका कुछ ना कुछ लैटिस होता है। सेकेंड में कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। रीजन कि केटायन और एनायन के बीच जो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है वह काफी स्ट्रांग फोर्स है, आयनिक बॉन्ड जो कि सबसे मजबूत बॉन्ड होता है। तीसरा कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना उनका डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा होता है। डेंसिटी ज्यादा होने का यही रीजन है कि केटायन एनायन के बीच स्ट्रांग फोर्स लग रहा है। ये सभी बहुत हार्ड भी होते हैं। सॉलिबिलिटी की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स पोलर नेचर के होते हैं, प्लस माइनस चार्ज है, और पोलर कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व कर जाते हैं। मतलब आयनिक कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व करेंगे आसानी से, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सभी डिसॉल्व नहीं करते हैं। उसके बाद बात करें हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना सॉलिड के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना तो फ्री आयंस होते हैं ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जबकि करंट कैरी करने का एसेंशियल कंडीशन है कि उस सब्सटेंस के अंदर आइदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर उसके अंदर फ्री आयंस हो। तो सॉलिड के फॉर्म में चूंकि केटायन एनायन आपस में जुड़े हुए हैं तो फ्री फॉर्म में नहीं रहेंगे, इसलिए से करंट पास नहीं करेगा। लेकिन यदि आयनिक सॉलिड का एक्वस सॉल्यूशन लो, उसका मोल्टेन स्टेट लो, तो उस केस में आयंस फ्री हो जाते हैं, फिर उससे करंट पास करेगा। मतलब इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि आयनिक सॉलिड है तो एक केटायन और एनायन आपस में जो है जुड़ा हुआ है आयनिक बॉन्ड से, फ्री नहीं है तो करंट पास नहीं करेगा। लेकिन जब इसको वाटर में डिसॉल्व कर दो तो वाटर क्या करता है कि इसके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, और एक केटायन को अलग कर देगा, एनायन को अलग कर देगा, कि दोनों जो है सो फ्री आयंस हो गए। अब ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन गया। लेकिन यदि सॉलिड के फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। उसके बाद फिर है कि आयनिक कंपाउंड जो है आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। फिर आयनिक कंपाउंड जो है ब्रिटल होते हैं, मतलब यदि बाहर से फोर्स अप्लाई किया जाए तो आयनिक लैटिस क्रैक कर जाता है, आयनिक सॉलिड क्रैक कर जाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को जो है हम लोग ब्रिटलनेस बोलते हैं।
तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे आयनिक सॉलिड्स का। अब इसमें तीसरा कैटेगरी हम लोग देखेंगे इसका मेटेलिक सॉलिड्स। तीसरा इसका जो है मेटेलिक सॉलिड्स। तो यहां क्या बताया गया है कि दो बात देखना है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है और उस पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स कैसा होता है। तो मेटेलिक सॉलिड्स मतलब इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वह मेटल एटम्स होंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है मेटल के एटम्स होंगे और ये सभी एटम्स आपस में जुड़े रहेंगे किससे, मेटेलिक बॉन्ड से। ऐसा मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं आपस में। So metallic solids are those crystalline solids whose constituent particles are metal atoms which are held together by metallic bond। देखो आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड जो है ये दोनों थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है कि आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से बनता है और कोवलेंट बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग से बनता है। अब यदि हम लोग बात करें मेटेलिक बॉन्ड का तो ये किस नेचर का है या मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो जितने भी टाइप का बॉन्ड होता है ना सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन केमिकल बॉन्डिंग में जो है हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अभी शॉर्ट में जो है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। तो देखो मान लो कि एक मेटल का क्रिस्टल है, सपोज आयरन मान लो, लोहा ऐसा। तो मेटेलिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ना बहुत सारे थ्योरीज हैं। उसी में से थ्योरी है इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी या इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी भी इसको हम बोलते हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया हुआ है ऐसा। तो इस थ्योरी के अनुसार क्या है ना कि किसी भी मेटल का क्रिस्टल में उसके जितने भी एटम्स होते हैं सभी एटम्स कलेक्टिवली एक साथ अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो आयरन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए हम लोग 3d6 वैलेंस शेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या कि आयरन जो है ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर आ जाएगा 2 प्लस। यहाँ इसका 3d6 है तो यहाँ बचेगा 3d6, लास्ट पर जो है दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर। अब बात हुआ कि ये जो आयरन का एटम है इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है आयन में बदल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन और आयन कहाँ गया। तो इलेक्ट्रॉन और आयन जो है ना उसी क्रिस्टल के अंदर रहता है। अब मैंने क्या बताया कि जितने भी एटम्स होते हैं सारे एटम्स जो है अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक साथ लूज करते हैं। देखो क्रिस्टल में कितने एटम्स होते हैं ये बताना मुश्किल है, असंभव है। हम लोग कंसीडर करें यदि क्रिस्टल का 1 मोल, तो इस 1 मोल का मतलब समझ रहे हो ना, अब वो गैड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा कि इस 1 मोल में जो है आयरन के इतने सारे एटम्स हैं। अब एक एटम इसका 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो जरा इमेजिन करो कि इतने एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो पूरा को 2 से मल्टीप्लाई करो, इस क्वांटिटी को छोड़ दिया जाए तो 10 का पावर 23 केवल देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और जब उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जो कि एटम से बाहर निकल जाएंगे तो वे सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल करके जो है इलेक्ट्रॉन का एक पूल बना देते हैं, तालाब इलेक्ट्रॉन का बना देते हैं, जिसको हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं। मान लो कि मेटल का क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो ये सारा इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे फ्री हो गया इस तरह से ऐसा। अब ये जो Fe2+ आयन बन रहा था वो कहां जाएगा, तो इसी क्रिस्टल में रहेगा। Fe2+ ऐसा सब ऐसे ही रहेगा। बहुत सारे आयन के जो है आयन इसमें जुड़े हुए रहेंगे, इस तरह से रहेगा इसमें। तो देखो इसमें 2 चीज हो गया, ये सभी जो इलेक्ट्रॉन है सबको हम बोलेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मतलब मूवेबल इलेक्ट्रॉन जो मूव कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एटम से बाहर निकला हुआ है ना इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस में इसका अट्रैक्शन तो नहीं के बराबर रहा, इसलिए इसको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ई जो निकला इसको हम लोग बोलते हैं कर्नल या फिर मेटल कोर, कर्नल्स या मेटल कोर। तो क्या बताया कि मेटल क्रिस्टल में जितने भी मेटल के एटम्स हैं सारे एटम्स एक साथ अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का एक पूल तैयार किए, जिसको इलेक्ट्रॉन पूल बोलते हैं वो लोग। और जो उसके कर्नल्स या मेटल कोर्स हैं वे सारे मेटल कोर्स उसी इलेक्ट्रॉन पूल में डूबे हुए रहते हैं, एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है इनका। अब देखो यहाँ जो मेटल कोर है इस पे पॉजिटिव चार्ज, अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा इस तरह से।
मतलब ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है और मेटल कोर, ये दोनों पर अपोजिट चार्ज है, इसीलिए दोनों के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट होगा और दो अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑपरेट होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग यहाँ बोलने वाले हैं मेटेलिक बॉन्ड। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आया होगा कि सर तब आयनिक बॉन्ड और इसमें क्या अंतर हुआ? आयनिक बॉन्ड भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था और यह भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो फिर अलग अलग कैसे हुआ? तो अलग है, यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वह एक केटायन और दूसरा इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा है, बस चार्ज से है कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वहां भी था, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, लेकिन यहाँ जो है पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पे है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन वाला है, तो इलेक्ट्रॉन और केटायन के बीच यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। जबकि आयनिक में वैसा नहीं था, आयनिक में एनायन और केटायन था, दोनों एटम ही थे यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ दोनों एटम पे चार्ज है, तो दो अपोजिटली चार्ज एटम्स के बीच यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा और यहाँ एक एटम है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो इसके तुलना में यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना इसका स्ट्रेंथ कम होगा, मतलब मेटेलिक बॉन्ड जो है आयनिक बॉन्ड की तुलना में कमजोर होगा। सिमिलरिटी एक ही है कि दोनों प्लस माइनस के बीच ऑपरेट हो रहा है और अंतर है कि आयनिक बॉन्ड एक केटायन और एक एनायन के बीच बनता है, जबकि मेटेलिक बॉन्ड एक केटायन और दूसरा इलेक्ट्रॉन के बीच बनता है। तो यही जो इलेक्ट्रॉन पूल में जो पॉजिटिव मेटल कोर और इलेक्ट्रॉन है इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्गली फोर्स ऑपरेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली मेटल्स भी जनरली हार्ड ही होते हैं, कुछ मेटल जो है अल्कली या अल्कलाइन मेटल्स वे सॉफ्ट भी हो सकते हैं। मेटल जो है मोस्ट ऑफ द मेटल्स सॉलिड के फॉर्म में ही रहते हैं, मरकरी को छोड़ दिया जाए तो मरकरी जो है एक लिक्विड है, बाकी मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड्स। उसके बाद मेटल्स का जितना भी प्रॉपर्टीज पढ़े हो कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो सबके पीछे रीजन है यही मोबाइल इलेक्ट्रॉन। याद करो अभी मैंने बताया था कि कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी करेगा जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन हो। तो देखो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पूल बना है इसके अंदर तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्री ही हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के चलते जो है मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं और इसी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के चलते ये सभी हीट को भी कंडक्ट करते हैं। अभी मोबाइल इलेक्ट्रॉन के चलते ऐसा क्यों होता है ना ये भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऑलरेडी हम लोगों ने इसको मेटेलिक बॉन्ड में डिस्कस किया है। उसके बाद की मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, सोनोरस होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, तो ये सारी बातें जो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले पढ़ा है ये सारे प्रॉपर्टीज को इस थ्योरी के आधार पे जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है मेटेलिक सॉलिड के अंतर्गत। अब एक लास्ट जो है इस हम लोग का बच रहा है कोवेलेंट सॉलिड, उसको अभी हम लोग कंसीडर करेंगे। अब देखो जो हम लोग का जो लास्ट टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड बचा हुआ है ना वह कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। तो कोवेलेंट सॉलिड कहने का मतलब कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वे नॉन मेटल के एटम्स होंगे और वे सभी नॉन मेटल एटम्स आपस में जुड़े हुए रहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड से। सो कोवेलेंट सॉलिड्स आर दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस कोवेलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड क्यों बोलते हैं? तो होता क्या है ना कि कोवेलेंट सॉलिड में जो है नॉन मेटल के एटम जो आपस में जुड़ते हैं वह एक चेन की तरह जुड़ते ही रहते हैं और जुड़ करके जो ना बड़ा ही विशाल मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, केज के जैसा देखने में लगता है, पिंजड़े के जैसा, और एक नेटवर्क टाइप का बन जाता है। नेटवर्क मतलब जो एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ हो आपस में, उसको हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। तो कोवेलेंट सॉलिड में कुछ ऐसा ही होता है, इसमें जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वे सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जो कि एक नेटवर्क के जैसा फॉर्मेशन होता है, एक जायंट मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको हम लोग जो है नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। अब इसमें से प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो प्रॉपर्टीज कोवेलेंट कंपाउंड्स का हम लोगों ने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में वही सारे प्रॉपर्टीज हो गए। और इस कोवेलेंट सॉलिड को एक्सप्लेन करने के लिए दो स्पेसिफिक एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूं, एक डायमंड और दूसरा ग्रेफाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो चाहे बोर्ड का एग्जामिनेशन, दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले
कि जो डायमंड और ग्रेफाइट है ना, ये दोनों जो है कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स मतलब एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग फॉर्म हैं जिसमें स्ट्रक्चर वगैरह में डिफरेंस होता है। तो कार्बन और डायमंड और ग्रेफाइट दोनों जो है कार्बन के ही एलोट्रॉप है। अब क्या देख रहे हो कि यहाँ ये सब जो गोल गोल किया है ना, ये सब कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये सब कार्बन है, यहाँ ये सब जो यहाँ मुड़ा हुआ है सब जगह पे, ये सब कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से सब कार्बन को रिप्रेजेंट करता है ऐसा। तो डायमंड और ग्रेफाइट केवल कार्बन से ही मिलके बने हुए हैं, मतलब दोनों जो है कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। अब आगे हम लोग देखें तो देखो डायमंड में क्या होता है कि जो एक कार्बन है वह 4 और कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। देखो 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, इसलिए इस कार्बन का जो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है वह sp3 होगा। तो डायमंड में प्रत्येक कार्बन 4 और कार्बन एटम से जुड़े हुए रहते हैं और प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3 होता है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें ना, तो एटॉमिक नंबर 6 2 और 4 लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो डायमंड का जो वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो चारों इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया है। एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड इधर बना, फिर एक इलेक्ट्रॉन से इधर बना, एक इलेक्ट्रॉन से इधर बनाया और एक इलेक्ट्रॉन से इधर बनाया। मतलब डायमंड में प्रत्येक कार्बन जो 4 बॉन्ड बना रहा है वह चारों अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, और इस तरह से बहुत सारे कार्बन एटम जो है आपस में जुड़े हुए रहते हैं। प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड इसमें बनाएगा ही। यहाँ सब कार्बन का चारों बॉन्ड नहीं दिखाया गया है, बस एक पार्ट है उस क्रिस्टल का जिसमें टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हम लोग देख रहे हैं। वैसे ही सब आगे जो है इसका अरेंजमेंट ऐसे बढ़ेगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि डायमंड में प्रत्येक कार्बन आपस में इस तरह से जुड़ रहा है कि देखो एक नेटवर्क के जैसा बनते जा रहा है। सब कार्बन एक के बाद एक दूसरे से जुड़ते जा रहा है। और चूंकि कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और डायरेक्शनल नेचर का है, इसलिए सभी एटम जो है अपने पोजीशन पे ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं और एक दूसरे से काफी टाइटली हेल्ड होते हैं। इसका मतलब कि डायमंड जो है ना, इसके जो कार्बन एटम्स हैं आपस में टाइटली हेल्ड हैं, इसलिए जो है डायमंड अभी तक का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल के रूप में जाना जाता है। डायमंड का हार्डनेस जो मेजर किया गया ना मोज स्केल पे, मोज स्केल पे हार्डनेस मेजर किया जाता है। जैसे एसिडिटी बेसिसिटी के लिए पीएच स्केल होता है, वैसे ही हार्डनेस के लिए मोज स्केल, और इस मोज स्केल पे जो हार्डनेस मेजर किया गया है डायमंड का वह कितना के बराबर है, 10 के बराबर। रीजन बता दिया मैंने, इसमें जो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, एक नेटवर्क सॉलिड है या बहुत सारे एटम्स आपस में टाइटली जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ देखो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट जो है उसको कितना ज्यादा है, 3843 केल्विन, 3843 केल्विन। इतना टेम्परेचर जो है हम लोग नॉर्मल तरीके से सप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह से 3 और 4000 का जो केल्विन का टेम्परेचर है वह जनरली जैसे वज्रपात वगैरह होता है तो जो वज्र गिरता है ना उसमें इतना टेम्परेचर रहता है। और ऑब्जर्व किए होंगे कि वज्रपात यदि कहीं गिरा हुआ हो कोई पेड़ पे या कोई आदमी पे कोई जानवर पे तो उसका नामो निशान नहीं रहता है, तो जला देता है उसको, इतना हाई टेम्परेचर इसमें होता है। तो इस तरह का टेम्परेचर हम लोग जनरली जनरेट नहीं कर सकते हैं नॉर्मल वे में। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए डायमंड को मेल्ट करने के लिए, इसको पिघलाने के लिए। अब बात है कि कार्बन का यहाँ जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, ये चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, मतलब कार्बन के पास यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है। इन शॉर्ट हम लोग बोले तो डायमंड का क्रिस्टल में कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच कार्बन एटम आर इन्वॉल्व्ड इन द सिग्मा बॉन्डिंग विद 4 एडजेसेंट कार्बन एटम्स, and due to the absence of free electrons in the crystal of diamond it is a bad conductor of electricity or a non conductor of electricity। डायमंड में कार्बन के जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं सभी आपस में जुड़े हुए हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसीलिए डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन अब जरा ग्रेफाइट की तरफ मुड़ो, तो ग्रेफाइट की तरफ मुड़ोगे तो यहाँ देखो यहाँ कुछ अलग टाइप का अरेंजमेंट है। यहाँ जो अरेंजमेंट है ना हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, हेक्सागोन बन रहा है। देखो तो जो है यहाँ 2 लेयर बनाए हैं, ऐसे इसको समझो ना, ये एक लेयर ऊपर वाला है फिर दूसरा लेयर है, इसके ऊपर भी एक लेयर होगा और उस तरह से इसके नीचे भी एक लेयर होगा। इस तरह से बहुत सारा लेयर जो है ग्रेफाइट में रहता है। इसमें से 2 कंसेक्यूटिव लेयर हमने कंसीडर किया है। जो लेयर रहता है कैसा रहता है, हेक्सागोनल लेयर रहता है। यहाँ भी सब जो है कार्बन ही है।
इस जगह पे जो कार्बन है इसका 3 बॉन्ड बन रहा है, दिस वन सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, इधर भी बना सिग्मा बॉन्ड। उसी प्रकार से इस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड, इधर भी सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन का वैलेंस है इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है 3, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का बच गया, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का बच गया। तो जो एकक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, ये आपस में मिल करके यहाँ बना देता है पाई। अब पाई बॉन्ड बना, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो अगल बगल 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई, पाई से तो कोई मतलब नहीं रहा, 3 सिग्मा है, इसलिए यहाँ का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है sp2। तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और प्रत्येक कार्बन यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और 1 पाई। पढ़ा है हम लोगों ने कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है ना वह डीलोकलाइज होता है, मतलब इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर उधर उठा करके किया जा सकता है। अब क्या होगा कि जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के दरमियान क्या होता है कि यही पाई इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल में इधर उधर घूमता है, डीलोकलाइज करता है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पॉसिबल है, इसीलिए इस क्रिस्टल से करंट पास होने लगेगा। तो ग्रेफाइट में भी 4 का चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है कार्बन का, लेकिन उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन सिग्मा और 1 पाई, तो सिग्मा वाला का तो डीलोकलाइजेशन नहीं होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा। और इसी पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन के चलते ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ग्रेफाइट में जो 2 लेयर है, दोनों के बीच डिस्टेंस है 340 पिकोमीटर, जो कि एक लार्ज डिस्टेंस होता है। 340 पिकोमीटर जो है इस केस में एक लार्ज डिस्टेंस है। अब 2 लेयर के बीच जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा ना, उसके बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही कमजोर होगा। क्योंकि यहाँ डिस्टेंस बहुत बड़ा है, इसलिए इस केस में 2 लेयर के बीच जो फोर्स रहता है काफी कमजोर फोर्स रहता है, इसको हम वैन डर वाल्स फोर्स बोलते हैं ऐसा। तो यहाँ ग्रेफाइट में 2 लेयर के बीच जो लगने वाला फोर्स है वैन डर वाल्स फोर्स है, इसलिए ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट, डायमंड जितना हार्ड है ग्रेफाइट नहीं है, वह सॉफ्ट होता है। एग्जांपल के लिए पेंसिल देखियो ना, जो हम लोग लिखते हैं पेंसिल से, तो पेंसिल जो है ग्रेफाइट ही रहता है, जो ब्लैक वाला जो चलता है जिससे हम लोग लिखते हैं ग्रेफाइट है। और वो पेंसिल का आकार देखोगे तो ऐसे ही रहता है, जिसको मैच में हेक्सागोन टाइप का रहता है। देखो पेंसिल को जो है तो हम लोग आसानी से जो है उसको शार्पनर से जो है छील लेते हैं, तो सॉफ्ट होता है ग्रेफाइट। इसीलिए सॉफ्ट होने का रीजन क्या है कि ग्रेफाइट में जो कार्बन का हेक्सागोनल लेयर है उसके बीच डिस्टेंस ज्यादा है, और इसी के चलते दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कमजोर, और कमजोर फोर्स ऑपरेट हो रहा है, इसलिए जो है ग्रेफाइट सॉफ्ट नेचर का होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। उसके बाद बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो इसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ है 154 पिकोमीटर, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का स्टैंडर्ड बॉन्ड लेंथ है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लंबाई इतना ही होता है। यहाँ देखोगे तो मैंने क्या बताया कि इस जगह पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं है, और डबल बॉन्ड भी है तो लगातार नहीं है, जैसे एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, ऐसे अल्टरनेट करके, जैसा बेंजीन रिंग में होता है। और इस अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, तो यहाँ ये जो बॉन्ड है ना तो प्योर सिंगल हुआ ना ही प्योर डबल, दोनों के बीच में, इसलिए यह बॉन्ड लेंथ भी जो है बीच में रहता है। कार्बन कार्बन सिंगल का लंबाई 154 और कार्बन कार्बन डबल का होता है 134, तो देखो ये दोनों के बीच में है, इसके और इसके बीच में ये वाला रेंज है। यदि डबल बॉन्ड रहता तो लंबाई इतना होता, सिंगल रहता तो इतना, क्योंकि ना तो प्योर सिंगल है ना प्योर डबल, इसलिए जो बॉन्ड लेंथ है वह रेंज में आ गया, ये दोनों के बीच में आ गया। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन था ग्रेफाइट और डायमंड का, एक बार दोनों को कंपेयर करके बतलाता हूं मैं। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का ही इलेक्ट्रॉन है। ग्रेफाइट थर्मली ज्यादा ग्रेफाइट जो है थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है। अभी ज्यादा स्टेबल क्यों होता है ग्रेफाइट, ये थर्मोडायनेमिक कंसीडरेशन के आधार पर है, उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। याद रखोगे कि डायमंड और ग्रेफाइट में ग्रेफाइट जो है ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन है कार्बन का। इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 154, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 141.5। इसमें प्रत्येक कार्बन जो है 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसमें कार्बन 3 सिग्मा और 1 पाई बनाता है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन के चलते ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। लेकिन डायमंड में जो है कोई फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर। डायमंड काफी हार्ड है, ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट होता है ड्यू टू लार्ज सेपरेशन बिटवीन टू हेक्सागोनल लेयर्स एंड हेंस वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन देम। तो ये सारे जो है एक्सप्लेनेशन थे क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो डिफरेंट टाइप्स थे।
मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और एक लास्टली या कोवेलेंट सॉलिड। तो ये सारी बातों को जो है ध्यान से आप लोग सीखोगे, समझोगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में जो है इस चैप्टर को फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे।